हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो था थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके थे दोस्तों। कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर एक बार उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले थार के मरुस्थल के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि थार के मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ था, और उसके बाद में हमने बात की थी उसके विशेषताओं के बारे में। और विशेषताओं में हमने देखा था विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताएं, उसके बाद में भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताएं, उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताएं। देखिए, थार के मरुस्थल के निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि जो थार का मरुस्थल है, इसका निर्माण सीनोजोइक महाकल्प में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और सीनोजोइक महाकल्प की यदि हम बात करते हैं तो किससे इसका निर्माण माना जाता है, इसका जो उद्भव हुआ था किससे हुआ था, तो वो माना जाता है टेथिस सागर से। और टेथिस सागर से इसका निर्माण हुआ था। तो कैसे मान लें कि थार का मरुस्थल इसका निर्माण टेथिस सागर से हुआ था, तो इसके साक्ष्यों की यदि हम बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में इसके साक्ष्यों के बारे में बात की थी। तो साक्ष्यों में देखा था कि जो थार का मरुस्थल है, इसके अंतर्गत जो झीलें पाई जाती हैं वो कैसी झीलें थी, उनका जो पानी था वो कैसा था, खारा। कैसा पानी था, वो था हमारा खारा। क्योंकि जो खारा पानी होता है वो किसका स्वरूप माना जाता है, जैसे समुद्र होते हैं, समुद्रों का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा। यदि थार के मरुस्थल में झीलों का जल खारा है, खारे पानी की झीलें यहाँ पाई जा रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं संपर्क टेथिस सागर से इसका हो जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी, इसका जो अगला प्रमाण था वो क्या था कि जो थार के मरुस्थल का एक जिला है जिसका नाम है क्या, जैसलमेर। कौन सा जिला, जैसलमेर। और जो जैसलमेर जिला है, इसमें एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। कौन सा गांव, कुलधरा। कुलधरा गांव से हमने देखा था कि कुलधरा गांव से एक व्हेल मछली के क्या प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ऐसे करके हमने इसके साक्ष्यों के बारे में एक एक करके चर्चा की थी। इसके बाद में हमने बात की थी कि जो थार का मरुस्थल है, ये इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा था विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके बाद में देखा था हमने राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। और विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो हमने देखा था दोस्तों कि जो थार का मरुस्थल है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना कौन सा स्थान रखता है, तो वो रखता है अपना कौन सा, 17वां स्थान। उसके बाद में हमने बात की थी विश्व में एकमात्र थार का मरुस्थल ही कैसा है, तो वो है दोस्तों धनी मरुस्थल। विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उन सब में जो धनी मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा थार का मरुस्थल। उसके बाद में जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं, जन घनत्व की बात करते हैं, तो विश्व में जितने भी ऑल ओवर मरुस्थल पाए जाते हैं उन सभी में जो थार का मरुस्थल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या एवं जन घनत्व पाया जाता है। इससे आगे हमने विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताओं की ऐसे अनेक चर्चाओं के बारे में एक एक करके देखा था। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हमने थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में देखा था कि जो थार का मरुस्थल है ये भारत में क्या है दोस्तों, कि जो मानसून काल होता है, मानसून काल के समय जो मानसून को भारत की तरफ जो आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है कौन सा, हमारा थार का मरुस्थल। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो ग्रीष्म काल होती है उसमें जो मानसून को जो आकर्षित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो वो करता है हमारा थार का मरुस्थल। उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में विशेषताओं की जो हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हमने उसके बाद में देखा था, सबसे पहले हमने देखा था थार के मरुस्थल जो राजस्थान के संदर्भ की बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार है राजस्थान के कितने जिलों में पाया जाता है, तो हमने बात की थी राजस्थान के 12 जिलों की। उसके बाद में हमने चर्चा की थी दोस्तों कि जो थार का मरुस्थल है इसकी शब्दावली के बारे में।
किसके बारे में? शब्दावली के बारे में। और शब्दावली के ऊपर हम चर्चा कर रहे, तो हमने कौन कौन सी शब्दावली के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी? तो वो की थी, एक तो दोहरे के बारे में, एक की थी अपने पलाया झील के बारे में, पलाया झील के बारे में, एक हमने बात कर ली थी इसमें बालसन के बारे में, और एक हम बात कर चुके थे किसके बारे में? रन के बारे में। इन 4 शब्दावली के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। अब इससे आगे हम आज बात करते हैं। देखो इसके बारे में हमने क्या चर्चा की थी? जो दोहरे हैं ये क्या होते हैं? लहरदार स्थलाकृति। स्थलाकृति, जो लहरदार थार के मरुस्थल में जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? दोहरे। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है हमारे दोहरे के नाम से। पलाया झील की बात करते हैं तो ये कैसी है? ये क्या थी? एक अस्थाई खारे पानी की झील। और इसके बारे में विस्तार से बात की, अगर इसको और भी देखना है तो पिछली अपना जो लेक्चर उसमें आप जाके देख सकते हो। बालसन की बात कर चुके थे और रन की बात कर चुके थे। अब हम इससे आगे जो आज का हमारा रिमेनिंग जो टॉपिक शेष रह गया था उसको आज पूरा करते हैं। तो उसमें आज की हम बात करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एक तो अपने हमादा, अगली जो शब्दावली है कौन सी? इर्ग। इससे आगे हम बात करेंगे रैग, और उससे आगे हम बात करेंगे लू, और एक बात करेंगे महावट। किसके बारे में? मावट के बारे में। ये है हमारे क्या? थार के मरुस्थल की शब्दावली। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? हमादा की। किसकी? हमादा की। देखिए हमादा क्या होता है दोस्तों? इसे थार का मरुस्थल का जो विस्तार पाया जाता है हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है क्या? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और जैसलमेर का एक स्थान है जिसका नाम है क्या? पोखरण। कौन सा? पोखरण। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, एक और जिला है जिसका नाम है क्या? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है क्या? बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। उसके बाद में एक और स्थान है अपना जोधपुर में। जोधपुर में जो स्थान है उसका नाम है क्या? फलौदी। कौन सा? फलौदी। देखो जैसलमेर का स्थान पोखरण, पोखरण से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, और बालोतरा बाड़मेर से फलौदी, जोधपुर तक। इन तीनों जो रिमेनिंग जो स्थान है ये, एक पोखरण, दूसरा बालोतरा और तीसरा फलौदी, इन तीनों के अंतर्गत एक त्रिभुजाकार जो संरचना बनी है। इस त्रिभुजाकार जो संरचना है इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? एक पथरीला क्या पाया जाता है? मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। कैसा मरुस्थल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पथरीला। कैसा? पथरीला। अब पथरीले से तात्पर्य होता है दोस्तों क्या? कि ये जो थार का मरुस्थल है पोखरण से लेकर बालोतरा, बाड़मेर से फलौदी तक, ये जो तीनों स्थान हैं इसमें क्या पाई जाती हैं? चट्टानें। क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती हैं। इसको कहा जाता है पथरीला। कौन सा? पथरीला मरुस्थल। और पथरीला मरुस्थल है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है क्या? हमादा। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है क्या? हमादा। क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमादा। देखिए हमादा क्या होता है? बालोतरा, बाड़मेर, इधर जोधपुर का फलौदी और जैसलमेर का पोखरण, इन त्रिभुजाकार जो संरचना इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कैसा है? पथरीला। कैसा है? पथरीला। और जो पथरीला भाग है उसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? हमादा। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है हमारा हमादा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? इर्ग की। किसकी? इर्ग की। अब देखिए ये वाला जो हमारा जैसे हमादा का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं किसकी? इर्ग की। तो इर्ग क्या होता है? जैसे ये तो हुआ हमारा क्या? हमादा।
क्या हुआ दोस्तों हमारा हमादा। अब ये तो हुआ कैसा अपना पथरीला मरुस्थल, कैसा पथरीला। अब इस पथरीले मरुस्थल के चारों तरफ क्या दोस्तों, ये जो पथरीला मरुस्थल है इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, रेत। क्या पाई जाएगी, रेत। पथरीले मरुस्थल जो हमादा है इसके चारों तरफ जो रेत पाई जाती है इसको कहा जाता है क्या, इर्ग। क्या कहा जाता है, इर्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है इर्ग। अब इर्ग क्या हुआ, रेतीला भाग, और हमादा क्या हुआ, पथरीला भाग। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, रेग की। किसकी, रेग की। अब रेग क्या होता है, तो रेग होता है दोस्तों जैसे ये वाला क्षेत्र है, एक तो हुआ पथरीला और दूसरा हुआ कौन सा हमारा, एक तो हुआ पथरीला हमादा, एक हुआ रेतीला इर्ग। पथरीला मरुस्थल हुआ हमारा हमादा और जो दूसरा रेतीला मरुस्थल है वो कौन सा है, इर्ग। इन दोनों के बीच का जो कंबाइंड क्षेत्र है, एक तो उसमें पथरीला भी होगा और इधर क्या होगी, इसमें रेत भी। रेत और पत्थर इन दोनों से मिला हुआ जो मरुस्थलीय भाग है, जो संरचना है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हमारा क्या, रेग। क्या कहा जाता है, रेग। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है हमारा रेग। क्या कहा जाता है, रेग। अब देखिए एक बार दोबारा देखो, हमादा। हमादा क्या होता है, जैसलमेर पोखरण से लेकर बालोतरा, बाड़मेर और फलौदी, जोधपुर तक, इन तीनों के बीच में जो त्रिभुजाकार जो संरचना है इसके अंतर्गत क्या पाई जाती हैं, चट्टाने। क्या पाई जाती हैं, चट्टाने। ये जो चट्टानी भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों हमारा हमादा। क्या कहा जाता है, हमादा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, तो वो बात करते हैं इर्ग की। किसकी, इर्ग की। जैसे पथरीला मरुस्थल है, इसके चारों तरफ जो मरुस्थलीय भाग है उसमें क्या पाई जाती है, रेत। क्या पाई जाती है, रेत। तो जो रेतीला मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है, रेतीले मरुस्थल को कहा जाता है हमारा क्या, इर्ग। क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। और हम बात करते हैं किसकी, रेग की। तो रेग क्या होता है, पथरीला एवं पथरीला एवं जो रेतीला मरुस्थल है, इन दोनों के बीच का जो कंबाइंड भाग होता है, जैसे इधर हुआ अपना पथरीला और इधर हुआ अपना कौन सा, रेतीला। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है, जहां पर पथरीला भी होता है और रेतीला भी होता है, तो इन दोनों का जो क्षेत्र होता है मिला के, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हमारा क्या, रेग। क्या कहा जाता है, रेग कहा जाता है। तो ये हुई हमारे हमादा, इर्ग और रेग के बारे में चर्चा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, लू और मावट की। किसकी, लू की और मावट की। अब देखो लू क्या होता है और मावट क्या होती है। देखिए पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लू के बारे में। लू क्या है, यह एक क्या है दोस्तों, हमारे थार के मरुस्थल की क्या होती है दोस्तों, ये एक पवन क्या है, और पवन भी कैसी है, गर्म। देखिए लू क्या है, एक बार परिभाषा सुनो। थार के मरुस्थल में चलने वाली, थार के मरुस्थल में चलने वाली जो स्थायी गर्म पवन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है, लू। तो देखिए थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल में चलने वाली स्थायी गर्म पवनों को, स्थायी गर्म पवनों को लू कहा जाता है। देखिए जो हमारा थार का मरुस्थल है इसमें जो स्थानीय रूप से जो गर्म पवनें चलती हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उनको कहा जाता है लू। उसके बाद में हम बात करते हैं मावट के बारे में। अब मावट क्या होती है, तो मावट होती है दोस्तों जो सर्द ऋतु होती है, कौन सी ऋतु, शरद ऋतु में जो बारिश होती है
उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? मावट। क्या कहता है? मावट कहा जाता है। अब मावट कब होती है? तो ये होती है सर्द ऋतु में। तो सर्द ऋतु में, सर्दियों के दिनों में जो बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? मावट। अब ये सर्द ऋतु में तो होती है, लेकिन सर्द ऋतु में होने का कारण क्या है इसका? तो देखिए, कारण की यदि हम बात करते हैं तो इसका कारण होता है दोस्तों कि जो शीतकाल होता है, शीतकाल में जो भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर से पश्चिम, देखो भूमध्य सागर होता है हमारे पश्चिम दिशा में। कहाँ? हमारे भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत के पश्चिम वाली जो दिशा है उसमें क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर भारत की जो दिशा है उसके पश्चिम वाला जो भाग है उसमें क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर स्थित है। अब वहां से कोई भी जो चक्रवात उठेगा, कोई भी विक्षोभ उठेगा, तो हम उसे क्या नाम देंगे हमारे भारत के संदर्भ में? जैसे भूमध्य सागर हुआ पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम वाले जो भाग है उसको हम भारत में क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय। क्या दोस्तों? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभों से जो शरद ऋतु में जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्या? महावट। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? शीतकाल में, शीतकाल में भूमध्य सागरीय या पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों मावट। क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा मावट। अब एक बार इनको नोट करते हैं, तो नोट करिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, अगली जो हमारी शब्दावली है वो कौन सी है? तो वो है हमारी हमादा। क्या है? हमादा। यहां पर एक चित्र बनाओ। पोखरण ये कहां पर स्थित है? तो ये है हमारे जैसलमेर में। उसके बाद में ये स्थान कौन सा है? तो ये है हमारा बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। और बालोतरा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे बाड़मेर में। उसके बाद में हम बात करते हैं, इधर है हमारा फलोदी। कौन सा? फैलोदी। और फलोदी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे जोधपुर जिले के अंतर्गत। अब देखिए, ये वाला कौन सा भाग हुआ? पथरीला। कौन सा हुआ? पथरीला। ये कौन सा भाग है हमारा? मिक्सअप। कौन सा हुआ? इसको कहा जाता है क्या? रैग। और रैग से मतलब हुआ पथरीला प्लस रेतीला, दोनों का कंबाइंड।
और ये वाला कौन सा बच जाता है हमारे पास में शेष, तो ये रह जाता है हमारा इर्ग। कौन सा भाग? इर्ग। अब इर्ग क्या होता है? तो ये होता है रेतीला मरुस्थल। कौन सा? रेतीला मरुस्थल। तो ये आप चित्र बनाओ एक बार, फिर इसके बाद में हम नोट करते हैं हमादा, इर्ग और रेग। इसके अंतर्गत आप लिखो पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल। और पथरीला मरुस्थल इसमें लिखोगे आप क्या? इर्ग में। इर्ग में लिखोगे आप रेतीला मरुस्थल। कौन सा? रेतीला मरुस्थल। और रेग में लिखोगे पथरीला प्लस रेतीला। पथरीला प्लस रेतीला, ये दोनों क्या होता है मिला के? ये हो जाता है हमारा क्या? रेग। क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है हमारा रेग। इससे आगे हम बात करते हैं लू। किसकी बात करते हैं? लू। तो लू क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में थार के मरुस्थल में चलने वाली स्थानीय गर्म पवनों को, स्थानीय गर्म पवनों को लू कहा जाता है। लू के बाद में हम बात करते हैं मावट के बारे में। किसके बारे में? मावट। अब मावट क्या होता है? इसमें लिखो शीतकाल में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मावट कहा जाता है। शीतकाल में मावट हमारे उत्तरी भारत में गोल्डन ड्रॉप का कार्य करती है। किसका कार्य कर दोस्तों? शीतकाल में जो मावट है ये हमारे उत्तर भारत में किसका कार्य करती है? तो वो करती है गोल्डन ड्रॉप का, सुनहरी बूंदों का। अब सुनहरी बूंदों कार्य क्यों करती है? क्योंकि शीत जो ऋतु है, शीत ऋतु के अंतर्गत जो हमारा भारत देश है इसमें किसकी खेती की जाती है? तो वो की जाती है किसकी? गेहूं की। किसकी? गेहूं की जो खेती की जाती है, तो गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है। और सर्वाधिक मात्रा में जो उपयुक्त होती है उसके लिए लाभदायक होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप। तो ये हुई दोस्तों हमारे थार के मरुस्थल की शब्दावली। क्या हुई?
तो ये है हमारे क्या थारके मरुस्थल की शब्दावली। इससे आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं दोस्तों हमारे थारके मरुस्थल के विभाजन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो आगे देखते हैं हम क्या थारके मरुस्थल का विभाजन। तो देखिए थारके मरुस्थल के विभाजन हम किसके आधार पर करते हैं, तो वो करते हैं जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं, तो वो करते हैं जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर यदि हम थारके मरुस्थल का विभाजन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। थारके मरुस्थल जलवायु के आधार पर थारके मरुस्थल का विभाजन। किसकी बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जलवायु के आधार पर थारके मरुस्थल का क्या विभाजन की बात करते हैं। तो थारके मरुस्थल को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो बांटा जा सकता है दोस्तों कितने भागों में, तो 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला है हमारा कौन सा, शुष्क मरुस्थल, कौन सा, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखिए शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल ये क्या होते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो थारका मरुस्थल है जलवायु के आधार पर हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो बांट सकते हैं दोस्तों कितने भागों में, 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से, पहला हुआ हमारा शुष्क मरुस्थल और दूसरा हुआ हमारा कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल की भी यदि हम बात करते हैं तो शुष्क मरुस्थल को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो बांट सकते हैं 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से, पहला है दोस्तों हमारा कौन सा, वो है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। कौन सा, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। और दूसरा है हमारा कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। कौन सा हुआ, एक तो वो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और दूसरा हुआ बालू का स्तूप देखिए थारके मरुस्थल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में, पहला शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। और जो शुष्क मरुस्थल है इसको भी कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको बांट सकते हैं 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से, एक तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और दूसरा होता है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। और इसी प्रकार इसको भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे, इससे आगे हम इसको शुरुआत से चालू करते हैं। जलवायु के आधार पर थारके मरुस्थल का विभाजन अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, बिंदु वाइज सिस्टेमेटिक तरीके से एक एक बिंदु के ऊपर से विस्तार से कि थारके मरुस्थल का कौन सा क्षेत्र है जो शुष्क मरुस्थल है, कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल है, एक चार्ट बनाते हुए कंप्लीट ऑल ओवर मरुस्थल का, उसके अंतर्गत हम इसको समझेंगे। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।